Hello students, how are you? Today we will see lesson number 6, geomorphic processes. So in this chapter we will see about earth, some information related to earth. So why earth is uneven? Due to internal and external forces, earth is changing its surface conditions. अब अर्थ में इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क करते हैं. इंटरनल फोर्सेस मींस जो अर्थ के अंदर से बनते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोज. और एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जैसे ग्रेविटी, रनिंग वाटर, विंड, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक. इट मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. अब अर्थ क्रस्ट जो है वो डायनेमिक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है कंटिन्यूसली. इसमें जो है चलती रहती है चीज़ें. द डिफरेंसेस इन द इंटरनल फोर्सेस मेकिंग द सरफेस अनइवन. वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर्स इज कॉल्ड ग्रेडेशन. अब जो इंटरनल फोर्सेस जो है वो अर्थ सरफेस में जो है वो सरफेस को अनइवन बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं. और अगर किसी रिलीफ फीचर में अगर उसमें कहीं भी डाउनफॉल होता है तो उसको ग्रेडेशन बोला जाता है. द एंडोजेनिक फोर्सेस ऑलवेज एलिवेट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैंस द एक्सोजेनिक प्रोसेस फेल्स टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है मतलब जो अर्थ के इनसाइड से जो फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, वो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं. और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करते हैं. तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ सरफेस में कहीं ना कहीं जो है वो न्यू फॉर्मेशंस रिलीफ न्यू फॉर्मेशन करने में, वो न्यू रिलीफ बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस. द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजेज फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंग द चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोमॉर्फिक प्रोसेस. अब क्या होता है कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो फिजिकल एक स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, एक फिजिकल स्ट्रेस शो करते हैं. और केमिकल एक्शंस भी अर्थ सरफेस में होते हैं, जिससे क्या होता है कि अर्थ सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थ सरफेस में जो रिलीफ फीचर्स हैं उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं. और इसी को ही जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोला जाता है. वेदरिंग, मास वास्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर exogenic processes. Any exogenic element of nature capable of acquiring and transporting earth material is can be called as geomorphic agent. अब जैसे एग्जांपल लें, जैसे वेदरिंग, मास वास्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारे के सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं. और इनको करने के लिए, इनको अप्लाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की नीड रहती है, जिसको जियोमॉर्फिक एजेंट बोला जाता है. द इरोजनल एजेंट्स आर रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, अंडरग्राउंड वाटर एंड वेव्स. तो ये सारे के सारे जो है वो एक्सोजेनिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एजेंट्स की हमें नीड रहती है. तो रनिंग वाटर अपने आप में एक एजेंट है जिसके थ्रू वेदरिंग या उस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है. सेम वही आइस, विंड, ग्राउंड वाटर, वेव्स, ये सारे के सारे उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ए प्रोसेस is a force applied on the earth material affecting the same. Agent is a mobile medium which removes, transport and deposit earth materials. अब जो एजेंट होते हैं वो एक मीडियम है जो किसी मटेरियल को
रिमूव करते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसको डिपॉजिट करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कॉजेज बाई ग्रेविटी। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट देर इज नो मोबिलिटी फॉर इरोजनल एजेंट्स। एज ए रिजल्ट देर इज नो इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस। अब जो अदर फैक्टर है वो है ग्रेविटी। अगर हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कंप्लीट होते देखना है या हमें वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन ये सारे अगर हमने देखने हैं चीज़ें, तो ग्रेविटी भी उसमें अपना एक रोल प्ले करती है। विदाउट ग्रेविटी या ग्रेडियंट के किसी भी मटेरियल में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रेविटी अपना वर्क नहीं करेगी तो किसी भी इरोडेड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन या उसका डिपोजिशन अर्थ सरफेस के ऊपर में पॉसिबल नहीं होगा। All the movement on or in the earth are due to gravitational and gradient from higher level to the low level and high pressure to low pressure areas। अब जो ग्रेविटी जो अपना वर्क करती है वो अर्थ सरफेस के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। और अगर प्रेशर में भी देखें तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये अपना वर्क करता है। Then endogenic processes, the energy generating from within the earth is the main force behind the endogenic geomorphic processes। अब जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस है वो जो अर्थ के इनसाइड वर्क करता है, जो अर्थ के इनसाइड में जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जनरेशन होता है, वो एंडोजेनिक प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करता है। द एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल फोर्स, टाइडल फ्रिक्शन, प्रीमिनेटेड हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ एक कॉज हैं जिनसे अर्थ के इनसाइड में एनर्जी रिलीज होती है। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द अर्थ। अब अगर देखें डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म जो है वो जो जियोथर्मल जो ग्रेडियंट्स में हीट का फ्लो होता है उससे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्रिस्टल थिकनेस, स्ट्रेंथ, एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस आर ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो आर अनइवन। अब देखते हैं डायस्ट्रोफिज्म। सो व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म? ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। अब जितना भी अगर हम देखें कि कोई मटेरियल जो है वो एलिवेट हो रहा है या कोई भी अर्थ का एक पार्ट जो है वो बिल्डअप हो रहा है, कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, अगर बिल्डअप हो रहा है तो उसको अर्थ क्रस्ट के जो रहता है वो ये जो सारा प्रोसेस है इसको डायस्ट्रोफिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस जो है वो माउंटेन बिल्डिंग होता है, किसके थ्रू? फोल्डिंग के थ्रू। सो ओरोजेनिक प्रोसेस जो होता है उसमें माउंटेन बिल्डिंग होते हैं और वो भी किसके थ्रू? फोल्डिंग माउंटेन्स इसके थ्रू बनते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो होता है एप्रोजेनिक प्रोसेस। ये अपलिफ्टिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इससे क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट का एक लार्ज पार्ट लाइक यू कैन से कॉन्टिनेंट वो अपलिफ्ट होता है, वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स। सो इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल प्लेट। अब टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो अर्थ के जो क्रस्ट के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। नेक्स्ट इज वोल्केनिज्म। मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस and also formation of many intrusive and extrusive volcanic forms। अब वोल्केनिज्म किसको बोला जाता है कि जो अर्थ सरफेस के इनसाइड में मतलब मेंटल में जो मोल्टन लावा है, जो मोल्टन मैग्मा है, वो मोल्टन मैग्मा जब अर्थ वेंट के थ्रू जब अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उस प्रोसेस को टोटल उस प्रोसेस को वोल्केनिज्म बोला जाता है। और भी जो वोल्केनिज्म है ये
जब वो लावा कूल डाउन होके जब वो सॉलिड हो जाता है तब वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। उसे उसके जो लावा है उसके कूल डाउन होने पर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को वोल्केनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। दे derives their energy from atmosphere determined by the prime source the sun and also gradients creates by the tectonic factors। अब जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो एक्सोजेनिक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलती है और इसमें जो प्राइम सोर्स होता है वो सन होता है। अब सन के थ्रू उसमें ग्रेडियंट्स जो अपना एक रोल प्ले करते हैं सन के अलावा। सो सन और ग्रेडियंट के थ्रू जो है एक्सोजेनिक प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी मिलती है उसी से ही एक्सोजेनिक प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्रिएट्स ग्रेडियंट्स टूवर्ड्स डाउन स्लोप्स डायरेक्शन। अब ग्रेविटी जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू जितने भी जो मटेरियल्स हैं वो डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड वो आना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब डाउनवर्ड वो मटेरियल आना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नीचे की तरफ वो मटेरियल आना स्टार्ट कर देते हैं। किस के थ्रू? ग्रेविटी के थ्रू। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस में जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई होता है उसको स्ट्रेस बोला जाता है। इट्स रिप्रेजेंट इन स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे वर्क करता है, क्या होता है, उसको डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रेस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए सॉलिड बॉडी पुशिंग और पुलिंग। दिस इंक्लूड्स डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि ये हमेशा एक सॉलिड बॉडी में ही वर्क करता है, ये पुशिंग या पुलिंग के थ्रू वर्क करता है और ये उस सॉलिड बॉडी का डिफॉर्मेशन कर देता है। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसिस ऑफ अर्थ मटेरियल आर शीयर स्ट्रेसेस। ओके, तो ये एक सेपरेटिंग फोर्स की तरह वर्क करता है, ये मटेरियल को सेपरेट कर देता है। इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। अब इस स्ट्रेस से होगा क्या, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन कर रहा है, ब्रेकिंग का काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो रॉक्स जो है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है उस स्ट्रेस के थ्रू। Besides gravitational stresses, there is molecular stress which is caused by temperature change, crystallization and melting। अब जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है उसमें मोलिकुलर स्ट्रेस जनरली उसमें वर्क करता है, जिस जो कि टेम्परेचर चेंज के थ्रू या जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ है या जो मेल्टिंग हुआ है उसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होता है। केमिकल प्रोसेसेस normally lead to losing of bonds between grains, dissolving of soluble minerals और cementing materials। अब जो केमिकल प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो ग्रेन्स है उनके बीच में उनकी बॉन्डिंग जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। जब केमिकल चेंजेस होंगे तो जो ग्रेन्स हैं उनके बीच में जो है आपस में जो एक बॉन्डिंग होती है, जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो बॉन्डिंग लूज़ हो जाती है और वो मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, या वो मटेरियल डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाए, उसके मिनरल्स जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो भी वो मिनरल जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। The basic reason for weathering, mass movement, erosion and deposition is the development of stress in the earth material। अब जितना भी हम वेदरिंग देखते हैं, जितना भी हम मास मूवमेंट देखते हैं, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो डेवलप कैसे हो पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस वहाँ वर्क करता है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो वो मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसमें इरोजन नहीं होगा, उसमें वेदरिंग नहीं होगी, वेदरिंग नहीं होगी तो इरोजन नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, मास मूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंस देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, देयर इज वेरिएशन इन द एक्सोजेनिक प्रोसेस फ्रॉम रीजन टू रीजन।
अब क्या होता है, क्योंकि पूरे कंट्री, पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हर जगह क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है, सेम क्लाइमेट नहीं है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो भी रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया वेरी करता है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। अब अगर स्ट्रेस का प्रोसेस को कंप्लीट देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस एंड देयर ड्राइविंग फोर्सेस। ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर ए जनरल टर्म डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन को अगर अपने देखें तो जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होते हैं उसको डेन्यूडेशन बोला जाता है, ये डेन्यूडेशन के कैटेगरी में आता है। अब इसको कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे लैटिट्यूड, सीजन्स, लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगल्स ऑफ द अर्थ इंक्लिनेशन of the density of natural vegetation is greatly influenced by the temperature, and precipitation helps indirectly the exogenic processes। अब ये जैसे लैटिट्यूड, सीजन, लैंड, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगल ऑफ द अर्थ इंक्लिनेशन, ये डेंसिटी, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्सोजेनिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। व्हेन क्लाइमेटिक factors are common, the intensity of action depends on the type and structure of rocks। अब अगर सारे के सारे फैक्टर अगर कॉमन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस और सारे के सारे फैक्टर कॉमन है, तो अब जो एक्शन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि जो रॉक के ऊपर वो एक्शन हो रहा है वो किस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप की रॉक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑफर वेराइंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब क्या होगा कि जितनी वैरायटी की रॉक्स होंगी, अब क्योंकि रॉक्स में मिनरल्स वेरी करते हैं, उसकी हार्डनेस वेरी करती है, तो उसकी ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर रॉक में बी रेजिस्टेंस इन द वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंट टू द अदर प्रोसेस, एज ए रिजल्ट देयर इज ए वेराइटी रिलीफ्स ऑन द ओवर द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है कि मे बी हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर रॉक है जो किसी एक प्रोसेस को लेके वो रेजिस्टेंट है, बट वही रॉक अदर किसी प्रोसेस को लेके नॉन रेजिस्टेंट है, तो अब क्या होगा कि उससे वो प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग, इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर ऑन अर्थ मटेरियल। वेदरिंग का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल जब ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूटता है, तो उसको वेदरिंग बोला जाता है। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, सो वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदरिंग का मतलब क्या है कि या तो वो जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाए या केमिकली वो डीकम्पोज हो जाए, तो उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। और इसमें वेदर और क्लाइमेट दोनों का ही रोल रहता है। इन वेदरिंग देयर इज नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। अब वेदरिंग में सिर्फ जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, कोई भी मोशन नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका वेदरिंग कंप्लीट होता है। अब वेदरिंग में फर्स्ट वन केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। अब केमिकल वेदरिंग क्या कुछ होता है इसको देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस लाइक सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे जो है ये कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं वेदरिंग होने में। ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उस रॉक को डीकम्पोज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, रिड्यूस देम एज ए फाइन क्लैस्टिक स्टेट्स थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन, सरफेस और सॉइल वाटर एंड अदर एसिड्स। अब इसमें ये जितने भी प्रोसेस हमने देखे, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो
ऑक्सीजन है या जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या जो अदर एसिड्स हैं, ये उनके साथ में रिएक्शन करके उस पर्टिकुलर उस रॉक को वेदर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। वाटर एंड एयर along with heat must be present to speed up all chemical reactions। वाटर और एयर और हीट, ये 3 पैरामीटर हैं जो क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। ओवर एंड अबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, decomposition of plants and animals increase the quantity of carbon dioxide underground। These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions इन ए लेबोरेटरी। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं वो या तो लेबोरेटरी में भी हो या अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं भी होते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होते हैं, उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओवरबर्डन प्रेशर, लोड्स एंड शीयरिंग स्ट्रेसेस। सो ग्रेविटेशनल फोर्स या जो ओवरबर्डन जो प्रेशर हो जाता है या लोड्स या जो शीयरिंग स्ट्रेस है, ये कहीं ना कहीं फिजिकल वेदरिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटीज़, ये अनदर फैक्टर है जो फिजिकल वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कोई एक पर्टिकुलर किसी रॉक में अगर क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है या एनिमल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। अब जो वाटर प्रेशर है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर देता है। दे आर मोस्टली ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज, द रिलेटेड एक्शन ऑफ द प्रोसेस कॉज्ड डैमेज टू द रॉक्स। अब जितने भी जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया की रॉक को डैमेज करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। रिमूवल और कंट्रीब्यूशन ऑफ आयोन्स टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर वेदरिंग होती है तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोला जाता है। बोरोविंग एंड वेंडिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, rodents help in the exposure of the new surface to chemical attack and assist in the penetration of moisture and air। so अब अगर देखें जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ये भी कहीं ना कहीं जाके उस पर्टिकुलर एरिया की जो रॉक है उसमें वेदरिंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इरोजन एंड डिपोजिशन। अब वेदरिंग से क्या होता है, वेदरिंग क्या क्या अपना रोल प्ले करती है, उसके क्या सिग्निफिकेंसेस है। सो फर्स्ट ये है कि उससे सॉइल फॉर्मेशन होता है, इरोजन और डिपोजिशन में वेदरिंग का रोल होता है। बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ वेदरिंग। अब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को देखना है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो वेदरिंग की जो डेप्थ है उस पर डिपेंड करता है। इरोजन में नॉट बी सिग्निफिकेंट व्हेन देयर इज नो वेदरिंग। अब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वेदरिंग नहीं होगा तो उस एरिया में इरोजन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल अगर इरोड होना है उसको तो उसके लिए पहले उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है, उसमें वेदरिंग होना जरूरी है। वेदरिंग एड्स मास वास्टिंग इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंज द लैंडफॉर्म। अब वेदरिंग से क्या होता है, मास वास्टिंग होता है, इरोजन होता है, किसी भी एरिया के लैंडफॉर्म में रिडक्शन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और एक किसी एरिया में जिस एरिया में वेदरिंग ज़्यादा हुई है वहाँ के लैंड फॉर्म को भी वो चेंज कर देता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपोजिशन हेल्प इन द enrichment and
concentration of the certain valuable ores of iron, manganese, aluminium and copper. सो ये मैग्नीज बायो वेदरिंग के सिग्निफिकेंसीज हैं जो हमने वन बाय वन देखे. नेक्स्ट इज मास मूवमेंट. दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर टू द मास ऑफ रॉक डेब्रिश डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. अब मास मूवमेंट में क्या होता है कि रॉक डेब्रिश जो है वो एक ह्यूज क्वांटिटी में स्लोप्स में डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रेविटी से. मतलब ग्रेविटी के कारण किसी एरिया में अगर रॉक डेब्रिश अगर ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको मास मूवमेंट बोला जाता है. एयर, वाटर, आइस डू नॉट कैरी डेब्रिसेस बट डेब्रिस कैरीज देम. द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड. अब जो मास मूवमेंट है उसमें एयर, वाटर या आइस का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, उसमें ग्रेविटी का ज़्यादा रोल होता है. और ये जो मास मूवमेंट है ये स्लो भी हो सकता है और रैपिड भी उसमें मूवमेंट में स्पीड हो सकती है. टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट: क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल. मास मूवमेंट आर एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप कैन अनवेदर्ड स्लोप्स. अब क्या होता है कि जो टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट में है कि उसमें क्रीप, फ्लो, स्लाइड, फॉल ये सारे के सारे टाइप्स उसमें होते हैं. और ये जो है ये ज़्यादा एक्टिव होता है जहाँ पर स्लोप्स होते हैं. जहाँ पे स्लोप्स नहीं होते वहाँ पर ये मास वेदरिंग जो है वो नहीं होता है. और वो पर्टिकुलर एरिया में वेदर्ड मटेरियल होना चाहिए. मतलब कोई भी मटेरियल है उसमें ब्रेक डाउन होना चाहिए. अनवेदर्ड जो मटेरियल है मतलब जिसमें ब्रेक डाउन नहीं हुआ वो मास मूवमेंट का जो है वो हिस्सा नहीं बनता है. मास मूवमेंट्स आर एडिड बाई ग्रेविटी नॉट एनी इरोजनल एजेंट. अब मास मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है, अदर किसी इरोजनल एजेंट के थ्रू नहीं होता. लाइक वाटर, आइस, बाई विंड, उनके थ्रू नहीं होता है. मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन थ्रू देयर इज ए शिफ्ट ऑफ मटेरियल. अब हम मास मूवमेंट को कभी भी हम इरोजन नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है वो शिफ्ट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस मास मूवमेंट अकर्स. अब किसी एरिया में अगर कोई मटेरियल डिपॉजिट है और अगर उसकी वहाँ पर जो होल्ड है उस मटेरियल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है जब वो ओवर हो जाती है या उसके ऊपर में जो फोर्स है अगर वो ज़्यादा हो जाता है उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी से, उस कंडीशन में मास मूवमेंट जो है वो होता है. एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रोड्यूस मास मूवमेंट. रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स. अब किस किस कंडीशन में मास मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है जिनमें मास मूवमेंट जनरली होता है. तो फर्स्ट क्या है कि अगर किसी मटेरियल को होल्ड करने के लिए अगर कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल अगर कोई सपोर्ट है और वो सपोर्ट जब हट जाता है तो वो मटेरियल डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा. सेकंड, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप. अगर उस एरिया के स्लोप या ग्रेडियंट में अगर इंक्रीजमेंट अगर वो इंक्रीज हो जाता है, उसका स्लोप या उसका ग्रेडियंट अगर इंक्रीज हो गया तो भी मास मूवमेंट हो जाता है. नेक्स्ट, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग. अगर किसी एरिया में आप मान के चलें कि कोई मटेरियल है और कोई मैटर पड़ा है और उसमें अगर कुछ और मैटर ऐड हो जाता है तो भी अब वो ओवरलोड हो जाएगा. ओवरलोड होने से उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो वीक हो जाएगी और वो मटेरियल जो है वो कंप्लीट मैटर जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो मास मूवमेंट हो जाएगा. ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ द स्लोप मटेरियल्स. अब ये भी अगेन कि अगर सपोज करें माउंटेन के अपर पार्ट में कोई रॉक डेब्रिश बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे डिपॉजिट है और अगर उस एरिया में हैवी रेनफॉल हो जाता है तो अब वो क्या हो जाएगा, वो लुब्रिकेंट हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा.
नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस। अब वही सेम कि जो मटेरियल है अगर उसमें और मैटर ऐड हो जाते हैं तो वो नेचुरली ग्रेडियंट में स्लोप में वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा वन बाय वन। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन और मैकेनरी मशीनरीज। अब ये क्या है कि अगर किसी एरिया में अगर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, एक्सप्लोजन्स आ जाते हैं, किसी भी कारण से अगर एक्सप्लोजन हो जाता है या हैवी मशीनरीज अगर वहाँ से पास आउट होती हैं तो उनसे भी जो ऊपर वाला जो मैटर है उसमें शेकिंग होगा और वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। अगर नेचुरल सीपेज अगर वो एक्सेसिव हो जाते हैं तो भी मैटर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक, रिजर्वियर्स और रिवर्स। अब सेम वही कि सपोज कीजिए माउंटेन एरिया में कहीं अपर साइड में रॉक डेब्रिश बहुत लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठे हो रखे हैं और अगर वहाँ से कोई फ्लड आ जाता है या कोई रिवर वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है रिवर का या लेक्स का या अदर किसी रिजर्वियर्स का, तो वो भी अपने साथ में उन रॉक डेब्रिश को जो है वो नीचे की तरफ लाना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी मास मूवमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर किसी एरिया में माउंटेन एरिया में अगर नेचुरल वेजिटेशन को अगर वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तो भी उस कंडीशन में भी मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? दीज आर रैपिड एंड प्रीसेप्टिबल मूवमेंट्स। अब लैंडस्लाइड में क्या होता है कि एक बहुत स्पीड से जब रॉक डेब्रिश जब नीचे आना स्टार्ट करते हैं तो उसी को ही लैंडस्लाइड बोला जाता है। ड्राई मटेरियल्स आर फाउंड, ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें जो मैटर है वो ड्राई मैटर होना चाहिए, वो ड्राई मैटर होता है। द साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रॉक, डिग्री ऑफ वेदरिंग, स्टीपनेस ऑफ स्लोप। अब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो मटेरियल नीचे आए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, ये डिपेंड किस पे करता है? उस एरिया की जो रॉक है उनके नेचर पे, वेदरिंग कितना हुआ है और जो स्लोप है उसकी स्टीपनेस कितनी है। अगर जेंटल स्लोप होगा तो लैंडस्लाइड कम होगा और अगर स्टीप स्लोप होगा तो लैंडस्लाइड जो है वो ज़्यादा होगा। स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिश विद ए backward rotation with respect to the slope over which the movement take places। अब वही कि अगर रॉक डेब्रिश नीचे आ रहे हैं वो जोन में स्लीपिंग हो रही है वन और मतलब बहुत ज़्यादा अगर लार्ज क्वांटिटी में हो रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर देता है। नेक्स्ट, इरोजन एंड डिपोजिशन। Erosion involves acquisition and transportation of rock debris. Abrasion by rock debris carried by geomorphic agents also aids erosion। अब इरोजन जो है, इरोजन में जनरली क्या होता है कि जो रॉक डेब्रिश है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स मीन्स एयर, रनिंग विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, ये सारे जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। बाई इरोजन रिलीफ डिग्रेडेड। अब क्या होता है कि जब इरोजन होता है तो जिस एरिया में इरोजन हुआ है उसके रिलीफ को वो डिग्रेड कर देता है। वेदरिंग मे नॉट बी प्री कंडीशंस फॉर इरोजन। वेदरिंग, मास वास्टिंग एंड इरोजन आर degradational processes. It is the erosion largely responsible for continuous of changes that the earth's surface is undergoing. Erosion and transportation are controlled by kinetic energy. Wind, running water and glaciers are controlled by climate. अब जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन है वो काइनेटिक एनर्जी से उसको कंट्रोल किया जाता है। विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, ये जो है सारी चीज़ें जो है ये क्लाइमेट से कंट्रोल होती हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे। थैंक यू।